अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान उमर खालिद और आज मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं उनका तारुफ करवाने से पहले बताता चलूं कि आज के इस आतिफ़िशान दौर में हर इंसान किसी ना किसी मुश्किल में मुब्तला है। हर इंसान किसी न किसी परेशानी का शिकार है और आज इसी बात को अपना ज़ेर बहस लाएंगे। और जो आज के पैनल में मेरे साथ सबसे पहले दोस्त मौजूद हैं, गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब के प्रेसिडेंट और बाय प्रोफेशन ही इज़ अ इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर गौहर परवेज़, और उसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं रहील नवाज़ जो टेक्नो पाकिस्तान के CEO हैं। इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट फॉरेक्स एक्सपर्ट इन पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गौर भाई आपके मजाज जी ज़बरदस्त बेहतरीन। आज के जो हालात चल रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और यकीनन आपकी फैक्ट्री के अंदर भी जो मुलाजमीन हैं या आपके जो दूसरे कुलीग्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी इस तरह की मुश्किलात का सामना होगा। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्राइसेस बढ़ रही हैं जी, ये तो हम ये कह के जान छुड़ा लेते हैं कि जी सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हो रही, इंटरनेशनली भी इसका फ़र्क पड़ रहा है। सिर्फ ये कह के सिर्फ कारपेट के नीचे मिट्टी करने वाली बात है। असल में हकीकत ये है कि इस तूफ़ान का हमें अंदाज़ा था, हमें है, मगर अभी भी हम उसको उस नज़र से नहीं देख रहे। हम ये डिस्कस ज़रूर करते हैं कि चावल इतना महंगा हो गया, गंदम इतनी महंगी हो गई, या कुकिंग ऑयल इतना महंगा हो गया, तो हमें उसकी या तो ऑल्टरनेटिव पे जाना पड़ेगा, कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। कल इस बारे में बात हो रही थी कि हम कुछ थोड़ा सा ऑयल स्टोर क्यों नहीं कर लेते, हम कनक स्टोर क्यों नहीं कर लेते, चावल स्टोर क्यों नहीं कर लेते। कर लेंगे, 1 साल खा लेंगे, 2 साल खा लेंगे, मगर जो अभी सिनेरियो चल रहा है और दुनिया के अंदर ये जो रिसेशन है इसने बढ़ना ही बढ़ना है, और अगर बढ़ना है तो कहाँ जाएंगे हम लोग, किस तरफ बढ़ेंगे? लेकिन गौर भाई, इससे पहले कि हम इसकी रेमेडीज़ की तरफ जाएं कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो जो मेरे सेकंड पैनलिस्ट हैं रहील भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले हमें इसकी कॉज को डिस्कस करना चाहिए कि इसकी कॉज क्या है जो इस वक्त हम इखलाकी माशरती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी कॉज क्या है और देन हम आगे इसकी रेमेडीज़ की तरफ बढ़ सकेंगे। जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तब तक उसकी सोल्यूशन की तरफ नहीं आगे जाया जा सकता। उमर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गौर भाई ने। देखो, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, बीइंग अ छोटा मोटा फंडामेंटलिस्ट, मैं अपने आप को अनपढ़ समझता हूँ। बिल्कुल मैं स्कूल गोइंग नहीं हूँ, मैं कॉलेज में नहीं गया, यूनिवर्सिटी में नहीं गया। इसके बावजूद मुझे चार्ट बता रहा था कि आने वाले दिनों में ये होने वाला है। गंदम का चार्ट ले लें, कपास का चार्ट ले लें, ऑयल का चार्ट ले लें। ऑयल मैंने 2019 में बताया था कि ऑयल का जो आखिरी अरूज है वो आंखड़ है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जो जिस तरफ आप लेके जाना चाह रहे हैं बात, 100% वही बात है कि हम सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज अपने अपने काम सही तरीके से नहीं कर रहे। ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, प्लानिंग करना इनका काम है। जब एक छोटे से मोहल्ले में, एक आम से शहर में, कोई इतना हमारा बड़ा शहर नहीं है या एडवांस शहर नहीं, उसके छोटे से मोहल्ले में बैठ के मैं बता सकता हूँ लोगों को कि यार ऑयल की प्राइसेस बढ़ने वाली है, कपास, ये जो आपका खाने का तेल है ये बढ़ने वाला है। तो क्या ऐवान में बैठे हुए जो जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जो हमारे पैसों से विजिट करने जाते हैं बाहर, जो जिनके नीचे हमारे जैसे कई एनालिस्ट बैठे हैं, क्या उनको नहीं पता था? क्या जिस तरफ आपने गौहर भाई ने बात की स्टोरेज की तरफ, यार देखो अभी भी तो हुकूमत ने एक दिन में 30 रुपीज इंक्रीज की है लास्ट वीक, लेकिन अगर हमारे पास स्टॉक होता तो ये हमें क्या करना था, स्टेप बाय स्टेप 5-5 रुपए हर महीने, 5 रुपए ऐड कर लिए, 10 रुपए ऐड कर लिए। लेकिन रहील भाई, ये गवर्नमेंट लेवल पर अगर आप प्रॉब्लम को देखें तो ऑलरेडी हम 3 महीने के उधार पर तेल खरीद रहे हैं। स्टोर तो तब कर सकते हैं कि आपके पास कैपेसिटी भी मौजूद हो और आप कैश बाइंग करें। ये सारी चीजें ना, मगर ऊपर भी देखिए फीचर बाइंग होती है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि आप सारी चीज़ों को छोड़ दें, आप अपने घर के बजट के ऊपर ले आए उस बात को। हाँ, माइक्रो लेवल से हम स्टार्ट। मैंने एक दोस्त को कहा कि भैया आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, तो उसको नहीं पता कि वो कौन सा शैम्पू यूज़ करता है। मतलब एक बंदा जो देहात में रहता है, जिसको किसी चीज़ का नहीं पता, वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, जिसका नाम कोई भी ब्रांड है, उसके डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। एग्रीड।
मजाक नहीं है ये कि अगर आप शैम्पू इस्तेमाल करना छोड़ दें, आप ऐसा साबुन इस्तेमाल करना छोड़ दें, मुल्क तो रेलवे वाली बात बहुत बड़ी है कि जी मुल्क को प्लानिंग करनी चाहिए। सर देखें, एज के साथ आपको इन चीज़ों का पता लगता है। आप मुल्क को घर की तरह बना के उसके ऊपर देख के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। स्टोरेज एक हल हो सकता है, दूसरा हल ये हो सकता है कि मैं सिर्फ वो चीज़ें इस्तेमाल करूं जो मेरे शहर गुजरांवाला की सराउंडिंग में बनती हैं, मैं वजीराबाद से ना लेने जाऊं ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम ही खत्म हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कट हो जाएगी। भाई ये हमारा काम तो नहीं है ना। देखिए ये डायरेक्ट कंज्यूमर पर बात डाल रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर को जिस तरफ आपने लगाना है, प्लानिंग कौन करता है? हमने प्लानिंग करने के पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स देते हैं कि आप हमारे लिए प्लानिंग करें और आप हमें डायरेक्शन दें। इन्होंने इंपोर्ट्स बैन किए, आज ही भाई इनको 10 साल पहले पता था कि ये हाल होने वाला है। तब ये बिल्ली कुत्ते के जो खाने हैं बाहर से आ रहे हैं, ये इंसानों की शैम्पू की बात करें, बिल्ली कुत्ते के शैम्पू तक तो बाहर से आ रहे हैं। भाई ये जो जिस सेगमेंट की हम बात करते हैं ना, वो टोटल इकोनॉमिक्स का 1.5% है यार, 1.5%। कतरे कतरे से दरिया बनता है गुरु, ये कैसे कैसे? अभी जैसे आपने इस बात को रखा ना कि आप एक फर्द वाहिद की बात ना करें, तो मैं मुल्क के उस ग्राफ की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका 28% ऑयल है, क्रूड ऑयल है। अच्छा, मैं इस चीज़ को कंक्लूड करता हूँ। बेसिकली जो गौर भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम ईच एंड एवरीथिंग बाहर बैठ से मंगवा रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को इतना फ़रोग नहीं दिया, हम खुद कफील नहीं है, हम चीज़ों को खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इस वजह से हर चीज़ हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट एक चीज़ प्रोड्यूस करता है, वो जितनी उसकी कॉस्ट आती है उससे सस्ती चीज़ चाइना से आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जो गवर्नमेंट के महकमा जाते हैं उनसे डील करना पड़ता है, उसने इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्टफॉल है उसको भी हैंडल करना है, उसने जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं उसको भी हैंडल करना है, उसके बाद जो डे बाई डे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है उसको भी हैंडल करना है, जो रॉ मटेरियल है बढ़ रहा है उसको भी हैंडल करना है। उसके बाद एक चीज़ जो प्रोडक्ट बनकर सामने आती है, जब उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं होगी, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इसका ये है कि रिजल्ट ये है कि वी डिसएग्री देम, हमने डिसोन कर रहे हैं। हमने एक नहीं, हमने गवर्नमेंट ने सबको डिसएग्री किया, उनको जो है वो डिमोटिवेट किया, exactly. हमने उनको दबाया, हमने कहा वो चीज सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। और हम काम करने वाले गवर्नमेंट का फोकस वक्ती तौर पर सिर्फ उस टैक्स मनी के ऊपर था जो इंपोर्ट के ऊपर वो चार्ज करती है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज 20 साल बाद हमें देखने को मिले और ये आगे जाके और देखने को मिलेंगे, ये इसके रिजल्ट तो भी आने हैं। जब ये बात बार बार की जाती है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो रेलवे उसमें सिंपल सी बात है कि जैसे हम वैसे हुक्मरान, जैसे हम वैसे हम में से ही फैसला करने वाले। वो जब खलीफा वक्त से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके जो सलाहगीर थे वो थे, तो आज तुम मेरे सलाहगीर हो। तो समझने वाली की बात है ना। मैं कोट करना चाहूँगा, हज़रत अली का एक कौल था, किसी शख्स ने आके उनसे कहा कि आपसे पहले जो खुलफा थे उनका दौर बेहतर था, तो आप हज़रत अली ने फरमाया कि उनका मशीर मैं था और मेरे मशीर तुम हो। सिंपल सी बात है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि एक घर का बजट कैसे बनता है, फिर उसके बाद उस बरादरी का बजट कैसे बनता है, उस कम्युनिटी का बजट कैसे बनता है। रेलवे इंडिविजुअल से बात शुरू होगी। आज मैं और आप अगर गाड़ी में एसी लगा के बैठे रहेंगे और ये कहते रहेंगे यार मैं अपने पैसे का पेट्रोल जला रहा हूँ, जबकि हमें ये समझ आनी चाहिए ये पेट्रोल हम डॉलरों के एवज खरीद रहे हैं। भाई गौर भाई, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जो माइक्रो इश्यूज है ना वो मैक्रो इश्यूज की ही कासी करते हैं। यस बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ सब कुछ उनके ऊपर डालते रहेंगे वो तो ठीक होने वाला नहीं है। मेरा तो सिस्टम सिंपल यही है कि मैं ठीक होऊंगा, मैं अपने ऊपर चीज लेके आऊंगा, उस चीज का इम्पैक्ट जो है वो मेरे बीवी बच्चों पे आएगा, उसके बाद मेरे खानदान पे आएगा। इट्स प्रैक्टिकल? नो इट्स नॉट। ये तारीख में कुछ ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसके अंदर चाइना का सेटअप है, कोरिया का सेटअप है, एक बंदा वन मैन आर्मी बना बैठा हुआ है, तो उसको देख के आप अगर लेकिन 8000 साल की इंसानी तारीख में इस तरह के चंद देख कर सिर्फ हदीस आपको मोटिवेट करती है ना। हदीस का मफहूम ये है कि जिस शख्स ने कोशिश की उसने पा लिया। ये नहीं कहा गया कि जिसने 10% किया उसने पा लिया, जिसने 20% किया उसने पा लिया, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। एक पत्थर था, उसको तोड़ना था, मेरा सर फोड़ फोड़ के मैं मर गया,
मगर कल आने वाला सोच के दिखेगा यार इस यहाँ पे कुछ ज़र्ब लगी थी, तरेड़ आई हुई है, टूटा नहीं, कोशिश है। तो एक फर्द वाहिद की कोशिश यही हो अच्छा सकती है। चलें, अभी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इश्यूज की और गवर्नमेंट पॉलिसीज की। आप एज अ कंज्यूमर बन के सोचें, आपको जब एक चीप प्रोडक्ट अवेलेबल है आप डेफिनेटली उसको प्रेफर करेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पेट्रोल को तो आप एसी चला के गाड़ी में बैठेंगे, आपको ये सब करने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। असल बात यह है कि लाइफ पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है, और लाइफ पैटर्न को चेंज करने में जो हमारे आला हुकाम है उन्होंने ही किरदार अदा करना है। एग्री करता हूँ इस बात से, मगर वो आला हुक्मरान भी तो हम में से ही निकल के गए हैं ना। गौर भाई हम में से नहीं है ना, वो प्रॉब्लम ये है। वो क्लास हो रहा है, वो थ्रू आउट आप 300 साल की हिस्ट्री देख लें। हमने जो 4 साल एक बंदे को चांस दिया, वो पता क्या कहता था, वो कहता था तब्दीली ऊपर से आती है। हाँ, हम नीचे हम एग्री कर रहे हैं ना कि तब्दीली हम लेके आएंगे। जो ये मॉडल दे रहे हैं कि वन मैन आर्मी होगी तो वो ठीक हो जाएगा। हमने 4 साल जिस बंदे को दिए हैं उसने कहा था तब्दीली हुक्मरान चंगा होगा तो सारा को ठीक कर लेगा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि उसने क्या किया, जो अभी हमारे हैं उन्होंने क्या की। नॉट गौर भाई मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, काम करना हम नहीं है, बट आपको नहीं लगता कि अगर मेरे जैसे कोई अच्छा एनालिस्ट इन्होंने अपनी फुप्पी, अपनी चाचा, अपने ताई का बेटा ना रखा होता, ठीक है, और कोई अच्छा एनालिस्ट हायर किया होता तो पहले ना बता देता क्या क्या हालात होने वाले। रेलवे उनके पास सब लोग हैं, वो इनको जब आईना दिखाते हैं तो वो उनसे इस्तीफा ले लेते हैं। नाम लेना मकसद नहीं है। एक इसका बंदा मतलब ये है कि यहाँ पर सरवाइव करने का सिंपल सोल्यूशन है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए। नहीं, अगर आपका नारा ये है कि तब्दीली लेके आनी है तो फिर आप सिस्टम में रह के तब्दीली नहीं ला सकते, आपको सिस्टम के अगेंस्ट बगावत करनी पड़ेगी। यार उमर सिंपल बात है, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं ना, मैं इनसे एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये कि एक पुलिस वाला है, ये कहते जी मैं फर्दे बाहर चेंज हो जाऊं, उसे उठा के पुलिस वाला कैसे उसे जिस अभी खुद ही कह रहे हैं कि एनालिस्ट को उठा के बाहर मार देंगे। कर दिया, मिसाल कर दी उन्होंने। आपको वो अशर अजीज की एग्जांपल सामने होगी। सर नाम लेना मकसद नहीं। शब्बर जैदी को क्यों निकाला गया? क्योंकि he is a tax person ना, he know how to deal with the tax matters। उससे जब आगे आपको उसकी डिटेल बताई, उसको साइडलाइन कर दिया गया। आप ये जो बात कर रहे हैं ना, ये उनको पता होती है। मिसाल के तौर पे हमारे हुक्मरान को ये पता था कि मैं जाने वाला हूँ, या इससे पहले वाले हुक्मरान को पता था मैं जाने वाला हूँ, तो वो जाते हुए इकोनॉमी का ऐसा हाल करके गए थे कि आने वाला वो उसको समेटता ही रहा, बस पूरी बरूदी सुरंग बिछा दी गई थी। अच्छा, बहरहाल इस तरह की बातें हम जितना भी इसको प्रोलॉन्ग करना, ये बातें करने का मकसद ये है कि एक आम बंदा की जिसकी मोहब्बतें जो हैं वो पुराने हुक्मरानों के साथ हैं, नए हुक्मरानों के साथ हैं, या आने वाले हुक्मरानों के साथ हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आप हुक्मरानों से उम्मीद लगाना छोड़ दें। अगर आपने अपने घर की इस्लाह करनी है तो आपको खुद इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, आपको अपने घर से आगाज़ करना पड़ेगा, अपनी ज़ात से आगाज़ करना पड़ेगा। कम टू द पॉइंट, अब हमें इसको कंक्लूड करते हैं कि हमें इसकी क्या क्या रेमेडीज़ आपकी नज़र में है कि किस तरीके से एक जो फ़र्द वाहिद है अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं और जो इस ताबकारी असरात है माशरे के और इकॉनमी के उससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने आप को नो डाउट सही करना पड़ेगा, अपना अकीदा दुरुस्त करना पड़ेगा। ऐसी अशिया जो फास्ट फूड है, ये टोटली इनका जो मीट तक है, इनके जो अंदर यूज़ होते हैं मसाले जात, सारा कुछ बाहर से आ रहा है, हमें वो तर्क करना पड़ेगा। हम वो तर्क करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, कोई भी तैयार नहीं। हम खुद उसको प्रमोट करते हैं और हम सोशल मीडिया पे प्राउडली शेयर करते हैं, फिर हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, हाँ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि तुम भी ये काम करो, इससे मेरी इज्जत बढ़ रही है। इसमें लग्जरी आइटम्स सबसे पहले जिनका आईफोन है, हमारा स्टेटस सिंबल बन चुका है। जिसके पास आईफोन नहीं है उसको हम बंदा ही नहीं समझते, ठीक है। और फिर जो महंगे रेस्टोरेंट में स्पेशली देखिए, अगर चीनी महंगी हुई तो आपने चीनी का बाइकाट करना है, अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो पेट्रोल का बाइकाट आपने करना है। तो हम जब बस ये तो कौम, मैं इसे अग्री नहीं करता कि एक बंदा करे, बस ये तो कौम जब हम डिसीजन लेंगे एक पेज पे, और भाई हमारा ये डिस्कस करने का मतलब भी यही है कि हमारी जो वजह से लोगों को भी हमारे साथ कि क्या वो हमसे एग्री करते हैं या उनका ख्याल कुछ और है। सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, एंड नंबर 2 दूसरों की भी थोड़ी बहुत सरदर्दी लेनी पड़ेगी, डेफिनेटली उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे बातें करूँ तरक्की करने के, खुद में मैकडॉनल्ड पे जाके बैठा हूँ। इससे पहले कि मैं गोहर भाई की तरफ मूव करूँ, लास्ट क्वेश्चन आपसे
आपने आईफोन की बात की, लेकिन एक कंज्यूमर के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन भी तो कोई नहीं है। क्या आप नहीं समझते कि अगर इस तरह की प्रोडक्ट का फ़ौरन हम खाने पीने की चीज़ों का हम अल्टरनेटिव जा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजीज आई या मशीनरी है, और जो हैवी जो आपका जो इंपोर्ट बिल बनता है वो मशीनरी के ऊपर है, आईटी गुड्स के ऊपर है, और थर्ड आपका क्रूड ऑयल है। इसका अल्टरनेटिव आपके मुल्क के पास नहीं है। उमर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छी चीज़ की तरफ हाईलाइट किया है। देखो, मैं जो काम करता हूँ ना, हम फॉरेन ब्रोकर्स के साथ बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। वहाँ पे हमें नंबर 1 सर्विसेज मिलती हैं, वो फ्री। यहाँ पे वो पे करके भी नहीं मिल रही, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसको सही कौन करेगा? जब तक मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा और इसमें कुछ जिद्दत लाने की कोशिश नहीं करूँगा, तब तक ये सही होने वाला नहीं है। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क में क्यों नहीं कारें बन रही? क्योंकि मैं और आपको सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। वो किसी दौर में भी किसी को भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं और आप इजी मनी चाहते हैं, ये भी आप मानते हैं। मैं और आप कुर्बानी देने के लिए भी तो तैयार नहीं है ना कि पाकिस्तान में पहला मोबाइल पे लॉन्च करूं। क्यों नहीं हम लॉन्च कर रहे अपने मॉडल्स? और फिर अगर देखो यार उमर, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी एक चीज बनी है उसको यूज करो। अगर वो चीज यूज करने के काबिल है ही नहीं, वो चीज बुरी है, तो जबरदस्ती कैसे आपको कहते हैं कि पाकिस्तान को सपोर्ट? उसकी रीजन ये है कि एज अ इंडिविजुअल, एज अ होल नेशन, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को तैयार नहीं है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है वो प्रेफर करता है कि मैं किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लूं और मैं उसका होलसेलर डीलर बन जाऊं, उसको मैं रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ये भी बात याद रखें कि जहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता वहां पे भी रिस्क होता है, ठीक है। तो हम जब तक ये चीजें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं उनके साथ काम स्टार्ट कर दिया। मैं आपको भी 24/7 यही करता था, यार पाकिस्तान स्टॉक में पैसा लगाओ, चलो यार देखते हैं, इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, करके देख लिया ना। हाँ, अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पर इंशाल्लाह किसी दिन फिर तफसील से बात करेंगे। सर, ओवर टू यू, योर लास्ट रिमार्क्स। जी, इसके बारे में सबसे पहले तो ये कि एक फ़र्द वाहिद का इनिशिएटिव जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। किस तरह जिन चीज़ों की तरफ रेलवे ने पॉइंट आउट किया कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो वो नहीं हो सकता। मगर अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जब एक चीज़ महंगी होती थी तो फ़ौरन कहा जाता था कि उस चीज़ को इस्तेमाल करना छोड़ दो, वो खुद ही अपनी असल रेट में आ जाएगी। या जो लोग इस कैपेसिटी में है कि वो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें तो प्रोडक्शन को बढ़ा दें। रेलवे जो आपने गाड़ियों के ऊपर बात की या मोबाइल्स के ऊपर बात की, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू हो चुकी है मगर उसके लिए भी कोई प्लानिंग नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे जब लास्ट हुक्मरान आने वाले थे तो हमने एक नारा लगाया था कि हम अपनी टूरिज़्म इंडस्ट्री को जो है वो करेंगे। सिर्फ हमारे पास मॉडल मौजूद हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी, श्रीलंका के अंदर या दूसरे मुल्कों के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर या किसी जगह पे भी जिन इकोनॉमीज़ को टूरिस्ट मॉडल्स पे चलाया गया था, जैसे ही कोरोना की जैसी चीज़ें आई तो वो बुरी तरह क्लैप्स कर गया। रात के वक्त हम जो बिजली का भेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मॉल्स लेट तक खुले हुए हैं, शादियां के अंदर जो दिखावा हो रहा है, सिंगल यूनिट गाड़ियों के ऊपर अब पाबंदी लगाई गई जो कि आज से कोई 20 साल पहले लगा देनी चाहिए थी। जो गाड़ियां मैन्युफैक्चरर हो रही हैं सर, उसके ऊपर जो वो मैन्युफैक्चरिंग लाइंस आती हैं वो भी आपका इंपोर्ट बिल बढ़ा देती हैं, क्योंकि उन्होंने तो डेफिसिट लेना होता है अगले 20 साल, 50 साल, 40 साल, वो सारा ऐड हो जाता है। और वो एक अब आपने जो कंपनीज ऑन कर ली हुई हैं जिनमें नाम लेना मकसद नहीं है, वो बर्डन बन गई है हमारे लिए भी। फ़र्द वाहिद अब एक मोटरसाइकिल वाला है, गवर्नमेंट सोच रही है, सुनते कान पक गए 4 सालों से कि जी गरीब आदमी को हम मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डालने की रिलीफ दे देंगे या गाड़ी को 1000 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा, हर चीज़। सर जी एक दफ़ा इसको इम्प्लीमेंट होने दें, लाजमी से फ़ायदा होगा। तो उमर भाई, एक तो फ़र्द वाहिद की सबसे पहले प्लानिंग है, फिर एक घर का बजट है, फिर एक कम्युनिटी का बजट है, फिर सोसाइटी का, कंट्री का, सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और ऐसी चलती चलती जब चीज़ें ऊपर तक जाएंगी। आपका क्या ख्याल है कि हमारी जो प्रेसिडेंसी है उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर वो तो पब्लिश हो रही हैं, तो इसी तरह हमारे घरों के जो बजट हैं वो पब्लिश हैं, पता है, हर बंदे को पता है। मगर इस महंगाई को लड़ने के लिए हम कभी बैठ के घर के अंदर मीटिंग नहीं की कि भी अब ये महंगा हो गया, क्या करना है बताएं। तो सोचना पड़ेगा हमें। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई चीज़ महंगी होती है ना, उसका सस्ता करना उसका सोल्यूशन नहीं है। अच्छा उमर भाई, हम जो है ना बात बात पे डंडा लेके बाहर निकल आते हैं
ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अब हमें नज़र आ रहा है कि क्रूड ऑयल आने वाले दिनों में महंगा होने वाला है, ठीक है, तो उसको किसी कीमत पे सस्ता नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बजाय हम गवर्नमेंट को गालियाँ देने के, बजाय हम कि उसको एहतजाज करने के, डंडे मारने के, सस्ते करने के उस तरफ आए, इससे बेटर नहीं है कि हम अपनी अर्निंग के सोर्सेज की बढ़ाने की तरफ आएँ। ये सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में एक प्रैक्टिस चलती है, वो ये कहते हैं कि हमने अपने कंजूसी नहीं करनी, अगर हमें ज़्यादा खर्च करना है, अमीर होना, तो हमें ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसिव इनकम और अल्टरनेटिव सोर्सेज। यस, हमें भी उस तरफ जाना पड़ेगा, हमें माजरत के साथ हमें काम करना पड़ेगा। सर कंफर्ट जोन से जब तक नहीं निकलेंगे, हाँ। प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं निकल सकता। अब चीज़ नज़र आ रही है कि इंटरनेशनल महंगी हो रही है, तो उसको आप अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए सस्ता रखते हैं, तो उसका खमियाजा कौन भुगतता है? मैं भुगतता हूँ। आप पैसे छाप लोगे, उसका खमियाजा मैं भुगतूंगा, क्योंकि मैंने बाहर जाना है। उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, पूरा एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। उमर, ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट हमें कि यार मेरे पैसे हैं ना, मैं उसको बेशक आग लगाऊं, मैं उसको बेशक बाहर के मुल्क, ये समझ, ये आपका पैसा नहीं है। क़यामत वाले दिन हिसाब शायद आपने देना होगा, मगर ये मुल्क और कौम का इसमें यस हिस्सा है। तो वो ये जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा तो हम इसको पीछे नहीं लेके आ सकते। बाकी जब हम ये बात करते हैं कि इन चीज़ों पे हम कर क्या सकते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सब फ़र्द वाहिद जो जिनके दस्तरस में ये प्लानिंग है, या जो लोग इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, या जिनके अंदर इतनी डिसीजन पावर है कि अगर उनके एक हुक्म से या एक कलम से ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो उनको अल्लाह इतनी ताकत दे के वो ये सारी चीज़ों को कर दें। उम्र में मुझे ये बताएं कि जब गाय भैंस 1 रुपए की थी, आज वो 1.5-2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की है, क्या सिर्फ दूध ही महंगा हुआ है? क्या उससे जुड़ी बाकी चीजें महंगी नहीं हुई? और बाकी चीजें कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। पेट्रोल का रेट बाद में बढ़ता है, हमारा दूध वाला कहता है भाई रेट बढ़ गया, वो कहता है ठीक है न्यूज आ गई, बस वो बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, बढ़ गया हमारी तरफ से, ठीक है। तो हमें अपने नंबर 1 सोर्सेज बढ़ाने, नंबर 2 अखलाकी, जो आपका पहला स्टार्टिंग का मैं वहीं पे आ जाता हूँ, हमें अपनी अखलाकियात दुरुस्त करनी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ। बिल्कुल प्लीज। हमारा एक दोस्त है, वो एक जगह पे शॉपिंग करने के लिए गया, वो ब्रेड खरीदता था एक फीमेल से, तो उसने गया तो वो 2 रुपए का ब्रेड मिलता था उनको। एक दिन गया तो एक ब्रेड 2.5 रुपए का था, एक 2 रुपए का था। तो उसने पूछा, मैम कैन यू टेल मी कि ये इनके दोनों में क्या डिफरेंस? उनका कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम। उसने कहा फिर इसके 50 सेंट ज्यादा क्यों है? उसने कहा क्योंकि जहाँ से ये आते हैं बन के वहां पे रेट बढ़ चुका है। तो वो पाकिस्तानी था। उसने कहा तुसी पागल हो, सेम रेट दे बेचो सारे। उसने कहा तुम चोर हो। हाँ। वो कहता है मैं शर्म से पानी हो गया और मैं ब्रेड भी नहीं खरीद सका। उस दिन मैं भूखा रहा और मैंने अपने आप को सजा दी, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम थी, उसने सेल भी उसको उसी प्राइस पे करना। हाँ, उसने कहा ये दो तुम्हारी मर्जी है, चूज। तो तुमने 2.5 रुपए वाला लेना है, तुमने 2 रुपए वाला लेना है, ठीक है। तो जब तक इखलाकी तौर पे हमें भी दुरुस्त होने की जरूरत है। जब तक मैं कहता हूँ कि मेरा दूध वाला पहले ही पैसे बढ़ा देता है, तो पेट्रोल तो मेरी नजर में उसी दिन बढ़ गया ना। रेलवे इस तरह से आप देखते जाए ना अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें, आप ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज ले लें, आप एजुकेशन के ले लें, हेल्थ के ले लें, एट दी एंड अगर सिंगल पॉइंट पर आप पहुंचेंगे ना तो इखलाक बाख्तगी, जो इखलाकी दिवालियापन का हम शिकार है, असल प्रॉब्लम हमारे जो मसाइल की जड़ है वो। जी जी। जब आपके अंदर किसी चीज़ खौफ ना रहे, आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, तो तब ये तमाम बीमारियां जन्म लेती हैं। अल्लाह ताला भी कहता है ना कि जब तुम्हें हया ना रहे तो जो चाहे करो। और उसमें में जो आपने ये आईटी का वर्ड यूज़ किया ना, पहले भी हमारी ऑफ द रिकॉर्डिंग में बात हो रही थी, बट जब तक हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, एक टेक्नोलॉजी है कि वो आपको बता रही है कि उमर आज आपने इतनी गाड़ी चलाई, इतने पैदल कदम चले, आपने इतना टेम्परेचर फेस किया, तो ये एप्स अवेलेबल है। गौर भाई, जब IT तक आपके अंदर मॉरल एथिक्स नहीं है ना, बिल्कुल। अब आपने बच्चों को मोबाइल दे दिए हैं, लैपटॉप्स दे दिए हैं, उनका तरीका इस्तेमाल नहीं सिखाया, तो जो कुछ आपके माशरे में हो रहा आपके सामने है। सबसे पहले ट्रेनिंग जो है ना, सबसे जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर स्कूल्स को, पेरेंट्स को और सोसाइटी को काम करने की जरूरत है, वो आपके एथिक्स है, आपकी मोरल वैल्यूज है। मेरे ख्याल से उमर भाई बात आ जाके ना, जो आपने जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ पे खत्म होती है। अल हयाउ मिनल ईमान, कि अमाल का दारोमदारी जनाब आपकी नीयतों पे। और जो हम बस ये कौम एक जो गोहर भाई की बात है, मैं उसको सेकंड करूँगा कि बंदा के दिल में चोर है, ठीक है, तो ना मेहनत करने के लिए तैयार है,
ना ईमानदार होने के लिए तैयार है और ना कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और ये टाइम जो है ना कुर्बानी मांग रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम में कुर्बानी की हमेशा और बात की गई है, ली नहीं गई। ले ली गई। अल्लाह वाह, ताला ने मतलब हज़रत इब्राहीम को जो अपने बेटे के ऊपर मतलब जब जब वक्त आया है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया तो कुर्बानी मांगी गई है और अल्लाह वालों ने कुर्बानी दी है, और वो मतलब बस कबूल नहीं हुई और वो सारा कुछ एक निज़ाम चल रहा है। कुर्बानी के लिए तैयार हुए, अपने आप को पेश किया। अल्लाह ताला ने सिर्फ उनके हाल देखने थे, उनके दिल। आज इस कमरे के अंदर बैठ के हम जो रिकॉर्ड करके कहने या करने की बात की कोशिश कर रहे हैं, यही बातें हम ऑफ द रिकॉर्ड भी किया करते थे, और जब आपस में मिलते थे बैठते थे यही कहते थे कि यार अच्छा हुआ आपसे मुलाकात होगी, आपने ये एक नई बात मुझे बता दी। मेरा एक दफ़ा सफ़र हुआ जी, एक मोटरवे पे हम लोग जमात के साथ चल रहे थे, तो मैंने रेलवे वो जो टोल प्लाजा पे किया तो उससे रसीद नहीं ली, तो वो मौलाना साहब जो मेरे साथ बैठे हुए थे वो फैसलाबाद आ गया, मगर वो बयान ख़त्म नहीं हुआ कि बेटा आपने एक शख्स को चोरी करने के लिए आमादा किया है, चोरी की दावत दी है, आपने उसको पेमेंट की है, उसकी रसीद नहीं ली। तो कल से अब तक मैं कुछ रकम खर्च कर चुका हूँ हॉस्पिटल्स में और इधर उधर। तो रेलवे एक नया ट्रेंड बन गया कि वो 3 किस्म के वहाँ पे वो चल रहे हैं। अगर आपको फ़ौरन रसीद चाहिए तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, और अगर वो टैक्स आप देने को भी तैयार हैं तो वो जो पर्ची आपको मिलती है 1 रुपया उसके ऊपर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और अगर आप पर्ची नहीं डिमांड करते तो वो एक लेजर में मेंटेन कर रहा है, और अगर आप मैनुअल पर्ची मांग रहे हैं तो उसमें टैक्स एग्जाम्प्ट होता है, उसके लिए आपको सिफारिश चाहिए होती है। यानी एक ही काउंटर के ऊपर 3 किस्म के लेजर मेंटेन किए जा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जहाँ पे बाय फोर्स ये POS लगवा रही है तो वो चोरी के लिए लोगों को आमादा कर रही है। नहीं, वो सिस्टम तो अच्छा है, गौर भैया ऐसा तो ना करें। अल्टीमेटली अगर वो ट्रू स्पिरिट के अंदर वो अप्लाई हो जाए तो डेफिनेटली सिस्टम अच्छा है, डेफिनेटली अच्छे के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम लोग बसीयत कौम है वो हर के दिल में वो आ गया हुआ है, तो वो उस वजह से काम खराब हो रहा है। जी ख़वातीन व हज़रात, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है, और मैं इख्तिताम पे यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ जो हमारे मामलात हैं उसका जो इल्ज़ाम है हुकाम बाला पर नहीं डाला जा सकता। मुझे आप सिंपल बताएं कि जब ATM मशीन पर हम जाते हैं तो जब उसकी हम स्लिप लेते हैं उसके साथ एक डस्टबिन उन्होंने रखी होती है, कभी आप गौर कीजिएगा कि वो स्लिप्स की जो पर्ची हैं उसके इर्द गिर्द बिखरी पड़ी होती हैं। मुझे बताएं आप, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि वो क्या गवर्नमेंट ने आके उसके ऊपर हमें फोर्स करना है कि इसको अंदर फेंका जाए? इसलिए तरबियत का आगाज़ घरों से होता है और हमें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इंशाल्लाह दोबारा किसी बैठक में आपके साथ हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।